हैं मलिक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सुनाएंगे एक सत्य घटना पर आधारित कहानी गंगा। यूपी के उन्नाव जिले के एक गांव में रहने वाले झुमरू किसान के घर 8वीं बेटी पैदा हुई। पहले से ही झुमरू के घर 7 कन्या जन्मी थीं और अब के 8वीं संतान भी कन्या ही पैदा हुई तो सास ससुर ननंद देवर और पति झुमरू किसान भी 8 लड़कियों की अम्मा गंगा देवी से सख्त नाराज हुए, क्योंकि झुमरू की शादी होने के बाद से ससुराल वाले एक पोता चाहते थे। लेकिन गंगा तो लगातार 8 बार गर्भवती हुई और 8 बार लड़कियां ही पैदा हुई, जिस वजह से ससुराल वालों और पति झुमरू ने गंगा को 8 बच्चों समेत ले जाकर उसके मायके में छोड़ दिया। झुमरू और उसके परिवार वालों का कहना था कि जो औरत उनके खानदान को एक वारिस बेटा नहीं दे सकती, उसके लिए उनके घर में और उनकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। गंगा और उसके माता पिता भाई भाभी ने झुमरू से लाख मिन्नतें कर डाली, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए। झुमरू के पिता ने ग्राम पंचायत बैठाकर यह बात पंचों के सामने रखी। पंचायत में किसी भी स्त्री को आने या अपनी सफाई देने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए गंगा के पिता और भाई ही पंचायत में आए थे। ग्रामीण दक्यानुसी विचारों वाले बुजुर्ग पंचों ने भी यही फैसला सुनाया कि गंगा झुमरू के लायक नहीं है। जो बहू अपने पति को खानदान का वारिस नहीं दे सकती, उसे बहू कहलाने का कोई हक नहीं। झुमरू ने पंचों से हाथ जोड़कर कहा, पंच जनों, आप ही हमारे माई बाप हैं, इस विपदा से भी आप ही उबार सको। मैंने अपनी पत्नी गंगा देवी को पूरे 8 वर्ष तक झेला, उसे 8 बार मौका दिया कि कम से कम 8 में से एक तो बेटा दे देती, जिससे मेरा वंश आगे बढ़ पाता। लेकिन इस कर्मजली ने हर बार सिर्फ बेटी ही पैदा करके हमारे वंश का सर्वनाश कर दिया है। इसलिए अब मुझे और मेरे परिवार को इन माँ बेटियों से छुटकारा चाहिए। आप पंचों के कहने पर ही इससे हमने शादी की है, अब आप लोग ही हमारा उद्धार करवाइए। पंचों ने गंगा के पिता को भी उसका पक्ष रखने को कहा। गंगा के पिता ने पंचों से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंचगण महोदय, मेरी माली हालत बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमारी अपनी गुजर बसर ही ठीक से नहीं हो पाती। गंगा के भाई ने खड़े होकर कहा, हमने तो उनके घर सिर्फ एक बहन भी आई थी और अब तो 9 जने हैं, हम भला इतने सारे बच्चों को कैसे पालेंगे। इसलिए कृपया आप लोग हमारी बहन और उसकी बच्चों की उपजीविका का कुछ उचित प्रबंध करें। पंचायत में बैठे पंचों ने आपस में विचार विमर्श करते हुए फैसला सुनाया। सबसे बुजुर्ग पंच ने कहा, दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हम पंचों ने यह निर्णय लिया है कि झुमरू अपने आधे मकान और आधे खेत की ज़मीन की कीमत के बराबर रकम गंगा देवी को सौंप दे। उसके बाद झुमरू किसान का गंगा देवी या उसकी 8 कन्याओं से कोई संबंध नहीं रहेगा। इसके बाद झुमरू जहाँ चाहें जिससे चाहें शादी कर सकता है। फैसला सुनकर झुमरू और उसके परिवार वालों के होश उड़ गए, लेकिन पंचों के फैसले के आगे वो कर भी क्या सकते थे। उन्हें गंगा और उसकी 8 बेटियों से छुटकारा जो चाहिए था, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। झुमरू के पिता ने 8 दिन में मकान और ज़मीन का आधा हिस्सा बराबर रकम गंगा के पिता को देने का वादा किया और पंचायत बर्खास्त हो गई। गंगा और उसकी 8 बेटियां गंगा के पिता के घर पर ही रहने लगीं। झुमरू को घर में आने पर उसकी माँ ने समझाया, बेटे, सौदा कोई महंगा नहीं हुआ है, देखो अब आधे खेत और आधे मकान के बराबर रकम बनाकर उस कल मुही गंगा के मुंह पर मारो। कम से कम 9 कर्म जलियों से पिंड तो छूटेगा। उसके बाद अपने गांव के सरपंच की बेटी से तुम्हारा ब्याह रचा दूंगी। सरपंच की पत्नी से बात हुई है, वो लोग तैयार हैं अपनी इकलौती बेटी कंचन का हाथ और ढेर सारा दान दहेज देने के लिए।
फिर फिक्र किस बात की है, जल्द से जल्द हटाओ मुसीबत को अपने सर से। अम्मा की बात सुनकर झुमरू और उसके पिता का खुशी के मारे हौसला बढ़ गया। पंचों से किए वादे के मुताबिक झुमरू किसान ने अपनी आधी जमीन बेचकर और आधा मकान बराबर रकम जुटाकर 8 दिन बाद पंचों की उपस्थिति में गंगा के पिता के सुपुर्द कर दी। झुमरू और उसका परिवार गंगा और 8 बेटियों की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। रुपये तो काफ़ी गए, फिर भी झुमरू और उसके घर वालों को बहुत खुशी थी। गंगा और 8 बेटियों से पिंड छूटने और धनवान सरपंच के घर से उसकी इकलौती सुंदर बेटी कंचन को दुल्हन बनाकर घर लाने के ख्याल से गंगा और उसकी बेटियों का हिस्सा देने के बाद झुमरू के माता पिता ने सरपंच से बात करके झुमरू और कंचन का रिश्ता पक्का कर दिया। इधर गंगा और उसकी बेटियों के भरण पोषण के लिए जो रुपए मिले थे वो सारे रुपए गंगा के पिता और भाई ने गंगा से पूछे बिना नई ज़मीन खरीदने में लगा दिए। गंगा और उसकी बेटियों को गंगा के पिता और भाई भाभी ने घर की नौकरानी बनाकर रख रखा था। गंगा अपनी बेटियों की वजह से हर जुल्म पुराने जमाने में ग्रामीण इलाकों में उधर झुमरू की शादी बड़ी धूमधाम से सरपंच की बेटी से कंचन से आदिवासी गांव कस्बे में पुराने परंपरा ढेर सारे के नाम पर आई थी। स्त्रियों सरपंच ने तरह की अपनी बेटी और दामाद झुमरू के रहने के लिए ऐसी एक ग्रामीण और दक्यानुसी होलीबादी गांव में दे दिया था। गंगा भी अपनी के मारे 8 झुमरू और उसके माता पिता के ही पेड़ तो घर में बंधुआ मजदूर के रूप में जी रही थी। गंगा भी के माता पिता ने हमने गंगा को बाल पर ताने मार कर बेइज्जत किया। कंचन भी शादीशुदा और 8 बच्चों के पिता गंगा और उसके साथ शादी करके खुशी करते थे, क्योंकि बेटा न पैदा होने की वजह से गंगा को इस तरह तकलीफ उठानी पड़ रही थी। ससुराल में अनपढ़ जाहिल मायका और ससुराल वाले भला इस बात की सच्चाई कहाँ जानते थे कि बेटा या बेटी होना औरत के नहीं बल्कि मर्द के ऊपर निर्भर करता है। गंगा तो कभी स्कूल गई नहीं थी, जो उसे भी कुछ समझ होती। पूरे गांव वालों के यही हाल थे, फिर कोई किसको क्या अच्छा समझाता। बात बात पर गंगा की बेटियों पर उसकी भाभी और भाई हाथ चलाते रहते थे। गंगा को तो अपनी बच्चियों के हाल देखकर कलेजा फटता था, लेकिन अबला बेचारी करती भी तो क्या करती। गंगा की भाभी के 2 लड़के थे, वो भी गंगा और उसकी बेटियों को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। साफ फर्श पर गंदगी फैला देते, कभी धुले हुए कपड़ों पर कीचड़ उड़ाकर मल देते, कभी खाने में नमक या मिर्च ज़्यादा डाल देते, सोती हुई बच्चियों के बाल काट देते। इस तरह से गंगा और उसकी बच्चियां रोज़ प्रताड़ित की जाती थीं। हर बात की बंदिश पाबंदी में रहकर गंगा को ऐसा लगता था जैसे एक जेल से छूटकर उससे भी बड़ी जेल में पहुंच गई है। गंगा के ससुराल से मिले हरजाना के रूप में भी उसके पिता और भाई ने हड़प लिए थे। गंगा को खुद की तकलीफ से ज़्यादा अपनी बेटियों को प्रताड़ित होते देखकर जान जलती थी। रोज रोज की चिक चिक अमानुष प्रताप से तंग आकर एक दिन गंगा ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हम अब और आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। आप लोग ऐसा करिए, हमारे ससुराल से जो हमारे हिस्से के रुपए दिए गए हैं वो हमको दे दो, हम अपनी बच्चियों को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। गंगा की बात सुनकर उसकी माँ आग बबूला होकर बोली, अरे करम जली, कौन से रुपए, कैसे रुपए? अरे तेरी परवरिश का जो खर्च हुआ और जो तेरी शादी में इतना सारा दहेज दिया था वो कहाँ से आया? आई बड़ी हिसाब मांगने वाली। तू रुक, अब तेरे बापू और भाई को आने दे, आज तेरी अच्छी खबर लेंगे वो। गंगा की भाभी ने भी ये बात सुन ली, वो भी भड़कते हुए अपने तेवर दिखाने लगी। अरे कपटी औरत, एक तो मेरे पति और सास ससुर जी ने तुम 9 मुसीबतों को अपने सर पर बैठाकर मुसीबत बना ली है, ऊपर से तू उन्हीं को बुरा बना रही है। किसका हिस्सा, कैसा हिस्सा? अगर हिस्सा ही चाहिए था तो अपनी कमर जली कोख से एक बेटा पैदा करके तो दिखाती। मुझे देख, 2 वारिस जने हैं तेरे भाई के खानदान का वंश आगे बढ़ाने के लिए, और तू कुलछनी 8 बेटियां पैदा कर डाली, पर एक भी वारिस नहीं दे पाई अपने ससुराल को, और हमारी ही छाती पर चढ़कर बैठी हो, ऊपर से हिस्सा भी हमसे ही मांग रही हो।
गंगा की जुबान तो डर के मारे हलक में ही चिपक गई थी। उसे खुद पर पछतावा होने लगा कि उसने ये बात ही क्यों छेड़ दी। वो और उसकी बच्चियां घर के सारे काम चुपचाप करती रहीं। शाम को जब गंगा के भाई और पिताजी घर लौटे तो गंगा की माँ और भाभी ने उनसे सारी बात बताई। गंगा के भाई और पिताजी को बहुत गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और गंगा के साथ साथ उसकी छोटी बच्चियों को भी मार मार कर अधमरा कर दिया। अड़ोस पड़ोस वाले चीखे सुनकर आए पर मुख खड़े तमाशा देखते रहे। गांव वालों के हिसाब से भी गंगा ही गलत थी। गंगा के पिता और भाई ने पड़ोसियों से कहा, अरे भाई ये देखो, कल की लोंडिया हमसे हिस्सा मांग रही है। अरे इसको खिला पिला कर इतना बड़ा किया, फिर शादी में ढेर सारा दहेज दिया और उसके बाद भी इसे और इसकी 8 बेटियों को अपने घर पर रखकर इनको भर पेट खिला रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने दे रहे हैं, सारा बोझ हम झेल रहे हैं, फिर भी ये हमसे हिस्सा मांग रही। अरे वाह भाई, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। ससुराल से निकाल दिया था, हमने सहारा दिया, नो मुसीबतों को अपने सर पर झेल रहे, ऊपर से इनके लंछन तो देखो। भाई गुस्से से बोला, ये नतीजा है इन लोगों को अपने घर में रखने और भरपेट खिलाने का। अरे इतना एहसास फरामोश तो कोई गैर भी नहीं होता जितनी ये अपनी सगी बहन बेटी निकली है। बुरी तरह पिटाई होने की वजह से गंगा और उसकी बेटियां दर्द से करहाती हुई खुले आंगन में ही पड़ी हुई थी। ऊपर से तेज धूप उन पर पड़ रही थी। उन माँ बेटियों को उसी हाल में छोड़कर गंगा के पिता, भाई, भाभी और उनके दोनों बेटे मकान के अंदर चले गए और खाना खाने बैठ गए। शाम 4 बजे की तेज कड़क धूप की मार, उस पर डंडे की मार से उन सबके जोड़ जोड़ दर्द से टूट रहे थे। गंगा असहाय पड़ी अपनी बच्चों की बुरी हालत देखकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। जब गंगा से अपनी जख्मी बच्चों की दयनीय हालत सही नहीं जा रही थी, तब गंगा अपने जिस्म की बची खुची शक्ति बटोरकर किसी तरह करहाते हुए उठी और अपनी घायल बच्चियों को एक एक करके घसीटते हुए अपने कमरे में ले गई। 8वीं बच्ची तो पहले ही कमरे में दूध पीकर सोई हुई थी। सातों बच्चियों को कमरे में ले जाकर गंगा ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वहीं ज़मीन पर पसर गई। भूखी प्यासी गंगा और उसकी बेटियां न जाने कितने घंटों तक बेहोश पड़ी रहीं। उनको खाना पानी भी किसी ने नहीं पूछा और ना ही कोई उनके जख्मों पर मरहम लगाने आया और ना ही कोई उनका हाल देखने को आया। जब दौलत के लालच में अपने जन्मदाता ही बेगाने बन जाते हैं, तब और किसी से तो कोई उम्मीद लगाना ही फिजूल होगा ना। गंगा को तब होश आया जब उसकी नन्ही बच्ची दूध के लिए भूख से बिलखने लगी। गंगा ने किसी तरह जमीन से उठकर पलंग पर रो रही दूध मुही बच्ची को अपनी गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। उसकी बाकी 7 बच्चियां अब भी बेहोश पड़ी थीं। गंगा को उनकी हालत देखकर रोना आ रहा था। गंगा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अगर वो इस घर में रहती रहेगी तो उसके साथ साथ बच्चों की ज़िंदगी भी जहन्नम बन कर रह जाएगी और कुछ वर्ष बाद वो भी गंगा की तरह गांव समाज की कुप्रथा का शिकार होकर रह जाएगी। गंगा इस कुप्रथा से अपनी मासूम बच्चियों को हमेशा के लिए दूर ले जाना चाहती थी। एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां उसकी बेटियां और वो आज़ादी से सांस ले सकेंगे, जहां वो लोग अपनी मर्जी से जी सकेंगे, हर बात का फैसला जहां वो खुद अपने मन मुताबिक ले सकेंगे। ऐसी जगह जाना है अपनी बच्चों को साथ लेकर। गंगा ने मुर्गे की बाग से अंदाज़ा लगाया कि सुबह के 4 बज चुके हैं। सब लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। गंगा को पता था कि गांव के चौराहे से सुबह 5 बजे दूध की टेम्पो जाती है। गंगा ने मकान के आंगन में बंधी गौमाता का दूध एक लोटे में दूध लिया और एक लोटे में पानी भरकर पहले अपनी बेटियों के पास जाकर उनके चेहरे पर पानी छिड़का और जब वो होश में आ गईं तो उनको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया। शाम 4 बजे से बेहोश पड़े होने की वजह से उन सब के बदन में थोड़ी जान आ चुकी थी। गंगा ने अपनी बच्चों से फुसफुसाते हुए पूछा, बच्चों क्या तुम लोग
लोग यहाँ रहना चाहते हो? सातों बच्चों ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, हमको यहाँ से कहीं दूर ले चलो, नहीं तो ये लोग हमको मार डालेंगे, हमें नहीं रहना यहाँ। गंगा ने सबको चुप रहने का इशारा करते हुए फुसफुसाई, अच्छा मैं तुमको सबको अभी यहाँ से ले चलती हूँ, लेकिन कोई भी थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं करना, नहीं तो नाना जी मामा जी जाग जाएंगे और हम सबको पीटेंगे। बच्चे डर से सहम गए। गंगा ने चुपके से अपनी माँ के कमरे की तरफ गई। कमरे में माता पिता सो रहे थे। गंगा ने दबे कदमों से पलंग के पास जाकर माँ के सिरहाने से तकिए के नीचे रखी चाबी उठा ली और कमरे के कोने में रखी अलमारी का ताला खोला। तो तिजोरी खोलकर देखा तो बहुत सारे रुपए और सोने चांदी के जेवरात भरे पड़े थे। गंगा ने कुछ रुपए लेकर फटाफट तिजोरी और अलमारी बंद करके चाबी को वापस अपनी माँ के सिरहाने रखकर दबे कदमों से बाहर आ गई। गंगा ने अपने मकान के आंगन का दरवाज़ा बहुत आहिस्ता से खोल लिया और अपने कमरे में आकर सो रही नन्ही गुड़िया को गोद में उठाया और बाकी बच्चों को उसने इशारे से अपने पीछे चलने लगने को कहा। गंगा अपने 8 बच्चों को लेकर उस मकान के दरवाजे से बाहर निकल आई। सारा गांव बेखबर सो रहा था और गंगा अपने पिता के मकान का दरवाज़ा बिना आवाज़ किए ठेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। वो अपनी बच्चों को लेकर सुनसान अंधेरे गांव की सरहद से बाहर निकल आई। गांव भर में गहरा अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। बच्चे डर के मारे बिना आवाज़ किए रोए जा रही थीं। गांव गली के कुत्ते उन्हें देखकर भौंक रहे थे। कुत्तों के शोर से उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई गांव वाला उन्हें देख ना ले। फिर भी गंगा हिम्मत बटोरकर आगे बढ़ती रही। उसे अपनी मासूम बच्चियों को उस नरक से बाहर जो ले जाना था, अब तक हिम्मत नहीं दिखाने का तो यह नतीजा था जो वो उसकी बच्चियां सब कुछ उनका होकर भी भिखारी की तरह यहाँ से वहाँ सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। लेकिन गंगा अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसके इरादे डगमगा जाते उससे पहले ही गंगा अपने बच्चों को साथ लिए जैसे तैसे गांव की सरहद से बाहर निकल आई। गांव से बाहर निकल जाने के बाद उसकी जान में जान आई। जब चौराहे पर बिजली का बल्ब जलते देखा, गंगा उस तरफ आगे बच्चों के साथ बढ़ गई और थोड़ी देर बाद वो चौराहे के पास वाली दूध की दुकान के पीछे जाकर छिप कर बैठ गई। उसने बच्चों को भी इशारे में खामोश बैठने, वह लोग वहाँ 15-20 मिनट ही बैठे होंगे कि दूध की गाड़ी आ गई। गंगा ने दीवार की ओर से झांक कर देखा। दूध वाला अपने टेम्पो के पीछे रखे दूध भरे कैन उठाकर उस दुकान के बरामदे में रख रहा था। 4 कैन वहां रखने के बाद वो दुकानदार के घर का दरवाजा खटखटाया। उसे रुपयों का हिसाब लेना था। दुकानदार का घर उसकी दुकान के बगल में था। गंगा ने मौका देखा, वहां कोई नहीं था। दूध वाला अकेला था जो रुपए लेने उस वक्त दुकानदार के घर के अंदर गया था। गंगा ने अपनी बच्चियों को अपने साथ लेकर छिपते छिपाते उस टेम्पो के पीछे बच्चों को एक एक कर चढ़ा दिया। फिर नन्ही गुड़िया को लेकर खुद भी टेम्पो के पीछे चढ़ गई। उसने दूध से भरे कैन अपने आगे सरका लिए जिससे कि दूध वाला उनको नहीं देख पाए। माँ बेटियाँ चुपचाप छिपी बैठी दूध वाले के आने का इंतज़ार करने लगी। दूध वाला हिसाब लेकर आया और 4 खाली कैन उसने भरे हुए दूध के कैन के पीछे डाल दिए। गंगा ने बिना आवाज़ किए वो कैन चुपके से पीछे धकेल दिए। दूध वाला अब टेम्पो चलाने के लिए आगे सीट पर जाकर बैठ गया। जब दूध वाला ने टेम्पो चला दिया तो गंगा ने अपने बच्चों को टेम्पो के पीछे किनारे पर बैठाया और भरे हुए कैन के बाद खाली वाले कैन लाइन से रख दिए और खुद अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल पीछे अंदर की तरफ बैठ गई। गंगा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर दूध वाला भरे हुए कैन हटाएगा तब भी उसकी नज़र गंगा या उसके बच्चों पर नहीं जा सकेगी, क्योंकि भरे हुए कैन के बाद खाली कैन रखे होंगे। आगे जाकर वही हुआ। दूध वाले ने लगभग 40 मिनट का सफ़र तय किया था। वहाँ एक सब्जी मंडी के बीच उसने टेम्पो ले जाकर रोक दी। वहाँ दूध वाले की दुकान थी। उसने 2 कैन उठाकर उस दुकानदार को दे दिए और वहाँ से हिसाब लेकर
2 खाली कैन लेकर आया और भरे हुए 2 कैन के पास ही रख दिए। फिर से टेम्पो चल पड़ा। अब सिर्फ 2 भरे कैन थे जो दूध वाला कहीं पहुंचाने वाला था। टेम्पो और 40 मिनट तक चलता रहा। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र गंगा और उसकी बच्चियों ने अपने गांव से अब तक तय कर लिया था। शायद 100 किलोमीटर वो लोग अपने गांव से दूर आ चुके थे। तब तक थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो चुका था। सुबह के 6:30 बज चुके थे जब दूध वाले ने टेम्पो को रोककर बचे हुए 2 कैन भी उतारे तो गंगा ने झांक कर देखा। वो लोग किसी बड़े शहर पहुंच चुके थे और वो टेम्पो उस वक्त किसी बस स्टैंड के पास रुका हुआ था। अब उजाला भी हो चुका था और दूध वाला भी टेम्पो से काफ़ी दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था। गंगा ने तुरंत अपनी 7 बच्चियों को इशारे से टेम्पो के बाहर निकलने को कहा। वो खुद भी नन्ही गुड़िया को उठाए अपने आगे पड़े खाली कैन हटाकर रास्ता बनाते हुए टेम्पो से बाहर आकर नीचे उतर गई। उसने फटाफट सबकी नज़र बचाकर अपनी बच्चियों को भी टेम्पो से उतार लिया और अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छिपाते हुए वो बच्चों को लेकर तुरंत वहाँ से दूर बस स्टैंड पर चली गई। वहाँ एक चाय वाले की दुकान के बाहर जाकर खड़ी हो गई। बच्चों को बहुत भूख प्यास लगी थी। गंगा भी भूख प्यास से बेहाल थी। कल दोपहर से उन सब ने कुछ नहीं खाया था सिवाय मारपीट के। गंगा को देखकर दुकानदार समझा कोई भिखारिन है। दुकानदार खिचकते हुए बोला, ए भाई, क्या सुबह सुबह मुंह उठा के मांगने आ गई? चल जा इधर से, अभी तो साला बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ है। उन सब की हालत ऐसी हो रही थी कोई भी पहली नज़र में उनको मांगने वाले ही समझता। गंगा ने धीरे से कहा, भैया हम कोई मांगने वाले नहीं हैं, हम सबको चाय बिस्किट और पानी चाहिए। दुकानदार बोला, अबे चल फुकटिए भाई, तुम लोगों जैसी आए दिन पायली की 50 भिखमंगी आती, पहले बोलती चाय बिस्किट बिस्लरी पानी खरीदेगी, फिर जब खा पी के हो जाता तो बोलती है ए सेठ हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। दुकानदार का लड़का गंगा को धकेलते हुए बोला, ए भाई चलो चलो हटो इधर से, गर्दी कम करो, ग्राहक को आने दो। हेलो हेलो। वो लोग ऐसे छिड़क रहे थे जैसे कोई बिल्कुल गए गुजरे रास्ते चलते जानवर को धुतकारता है। गंगा को अपनी और अपने बच्चों की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। कहाँ वो बड़े घर की संस्कारी बहू बेटी हुआ करती थी और कहाँ आज वो सबकी नज़र में एक मामूली भिखारिन बनी हुई है, जैसे कोई रास्ते पर भटकता भूखा कुत्ता, गधा, गाय या बैल होता है। गंगा का दिल टूट गया था, लेकिन उसे अपनी बच्चियों की भूख का ख्याल था, इसलिए उसने अपने ब्लाउज में छिपा कर रखे रुपयों में से कुछ नोट बाहर निकाले। दुकानदार ने जब 100 रुपए के करकराते नोट देखे तो बेटे से बोला, अरे बे सत्तू, मैडम की बच्चियों के लिए अंदर वाला टेबल साफ कर दे। वो फटाफट सबके लिए स्पेशल चाय और बन पाव मक्खन मलाई मार के लगा। अपने बाप की बदलती जुबान को सुनकर उसके बेटे ने भी गंगा की तरफ देखा तो गंगा के हाथ में 100 के कई करकराते नोट देखकर वो भी खुश होकर बोला, हाँ हाँ मैडम जी, बस 1 मिनट में आपके लिए टेबल चमका देता हूँ और स्पेशल वाला मसाला दूध, स्पेशल चाय और स्पेशल बन पाव मक्खन मार के लगाता हूँ। दुकानदार और उसके बेटे के बदले रवैये को देखकर गंगा को एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बदल गई है और वो दुनिया से कितना पीछे चल रही थी। उसे रुपयों की अहमियत समझते पल भर की भी देर नहीं लगी। चाय वाले के बेटे सत्तू ने उन सब के बैठने के लिए टेबल अच्छी तरह सफाई करके उन्हें इज्जत से बैठाया। गंगा ने कहा, भैया पहले हम सबको पानी पीना है। सत्तू फटाफट फ्रिज से ठंडे शुद्ध बिस्लरी पानी की 4 बोतलें और शीशे के गिलास ले आया। वो सब की सब इतनी प्यासी थी कि 4 लीटर पानी कुछ सेकंड में ही खाली कर गई। दुकानदार बोला, लगता है तुम सबका 3-4 दिन से जल त्याग व्रत होगा, इसलिए तो सबको इतनी प्यास लगी है। गंगा ने हाँ में सर हिलाकर इशारे से 2 बोतल पानी और लाने को कहा। सत्तू बोला, लगता है आप लोग बहुत दूर से सफ़र करके आए हो और रास्ते में कुछ भी खाना पीना का बंदोबस्त नहीं मिला होगा। गंगा ने हाँ में सर हिलाया। तब तक सत्तू 2 लीटर बिस्लरी बोतल और ले आया।
दुकानदार बोला, अरे बहन, इतना पानी खाली पेट पीना सही नहीं, पहले कुछ चाय नाश्ता तो कर लो। गंगा कुछ कहती उससे पहले ही सत्तू उन सब के लिए मस्का पाव, गरम गरम केसरी चाय और मसाला केसर दूध ले आया। उन सब ने आराम से स्वाद लेकर मस्का पाव स्पेशल चाय के साथ खाया। फिर थोड़ी देर बाद गंगा ने बिस्किट, नान कटाई और केसर दूध मंगवाया। गंगा अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह से किसी दुकान में बैठकर बाहर का चाय नाश्ता कर रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। कितनी अच्छी है दुनिया। लेकिन 13 वर्ष की उम्र में गंगा एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में शादी होकर चली गई थी। उसने तो सिर्फ अब तक अपना गांव, अपने कठोर माँ बाप, भाई और कमीने सास ससुर और पति को ही देखा था। गंगा ने तो सोचा था कि वहीं 4 दीवारी उसकी लाश भी देखेगी। गंगा और उसकी बेटियों ने अब तक 2 जल्लाद परिवार ही देखे थे। वो जल्लाद परिवार जिन्हें दुनिया वाले मायका और ससुराल कहते हैं। इसके अलावा गंगा को दुनिया का कुछ भी नहीं पता था। उसने तो सोच रखा था कि उसकी और उसकी बेटियों की ज़िंदगी और मौत अपने गांव और अपने घर की 4 दीवारियों के बीच ही घुट घुट कर होगी। लेकिन तकदीर ने ऐसा पलटा खाया था कि गंगा को न चाहते हुए भी अपनी 8 बेटियों की उज्जवल भविष्य की खातिर उस घर रूपी जेल को तोड़कर बाहर आना पड़ा। वो कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा, कहाँ रहेगी, कैसे गुजर बसर होगी, वो कुछ नहीं जानती थी। लेकिन वो आज़ादी पाकर बहुत खुश थी। उसकी बच्चियां भी नई दुनिया देखकर ऐसे खुश हो रही थीं जैसे नरक से निकल स्वर्ग की सैर पर निकली हो। गंगा चाहती थी ये आज़ादी के लम्हे उसकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म ना होने पाए। कभी कोई उससे या उसकी मासूम बच्चों से उनकी आज़ादी छीन नहीं पाए। यही सोचती सोचती गंगा ने पेट भरकर दूध, चाय, नाश्ता और पानी पी लिया। गंगा ने दुकानदार से पूछा, ये कौन सा शहर है भैया? चाय वाला बोला, मैडम जी, ये सुतैया बस स्टैंड है। आपको कहाँ जाना है मैडम जी? उसके पूछने पर गंगा हड़बड़ा गई, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था। वो क्या बताती किसी जगह का नाम जो आज तक अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकली ही नहीं थी। फिर भी दुकानदार को कोई शक ना हो, इसलिए उसने सामने वाली बस की तरफ इशारा करके कहा, हमको उस बस से जाना है। सत्तू ने हंसकर कहा, अच्छा तो मैडम जी आप लोग मंदसौर MP जा रहे हैं, बढ़िया है। गंगा ने हाँ में सर हिलाया और दुकानदार को उसके चाय, पानी, दूध, बिस्किट और मस्का पाव के रूप में देकर अपने 8 बच्चों को लेकर सामने खड़ी खूबसूरत पट्टे वाली बस में जाकर बैठ गई। गंगा के लिए वो सब कुछ बिल्कुल पहला अनुभव था।